चिल्ला मत। चिल्लाना मुझे आपसे भी ज्यादा आता है, बल्कि मेरा हाथ बात करेगा आपसे कंचन। आपका मुंह लाल हो जाएगा, इतना मारूंगा। चुपचाप जहां बैठे थे वहीं बैठे रहो, अक्षत ने गरजते हुए कहा। अक्षत की इतनी तेज आवाज सुनकर कंचन चुपचाप चेयर पर बैठ गया। आप मुझे ऐसी धमका नहीं सकते, वरना क्या क्या करेगा तू बे? तूने ही मारा है ना अपनी बीवी को, ताकि जितनी भी प्रॉपर्टी है वह तू ले सके, यही बात है ना? अक्षत की बात सुनकर कंचन के चेहरे का जैसे रंग ही उड़ गया था, लेकिन कंचन के चेहरे का रंग उड़ता देखकर अक्षत के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह बहुत अच्छे से समझ गया था कि माया की मौत के पीछे कंचन का ही हाथ है, लेकिन उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि माया की लाश को कंचन ने क्यों छुपाया है, और छुपाया भी है या नहीं। उस मरी हुई लाश से कंचन को क्या चाहिए था? उस मरी हुई लाश से किसी का क्या फायदा होने वाला था? बल्कि कंचन के चेहरे को देखकर अक्षत को लग भी नहीं रहा था कि कंचन ने माया की लाश को छिपाया होगा, क्योंकि जब माया की लाश की बात आती थी तो कंचन की बातों में अलग ही कॉन्फिडेंस होता था, जैसे वह खुद माया की लाश को ढूंढ रहा हो। तो बस अब यही सवाल था कि माया की लाश कहाँ है? अक्षत ने कुछ सोचते हुए अपने बालों में हाथ फिराया और एक नज़र कंचन की तरफ देखा, फिर जल्दी से उस इन्वेस्टिगेशन रूम से बाहर निकल गया। अक्षत को जैसे कंचन का चेहरा देखने से ही नफरत सी हो रही थी, और ऊपर से माया की लाश नहीं मिल रही थी। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मुझे अपने वकील से बात करनी है, कंचन ने धीमी आवाज में साहिल से कहा। क्यों? तेरा वकील क्या तुझे बचा लेगा अगर तूने उससे बात की तो? साहिल ने तेज आवाज में कंचन से कहा। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है ऑफिसर, जिससे आप यह साबित कर सके कि मैं मुजरिम हूं। मैं खुद अपनी बीवी की लाश को ढूंढ रहा हूं। उसकी मौत कैसे हुई ये डॉक्टर ने आपको बता दिया है। उसे सिर्फ एक हार्ट अटैक आया था। इसमें मेरा क्या लेना देना है? आप लोग मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं, जैसे मैंने अपनी बीवी का खून किया हो? आप बहुत पछताएंगे, मैं कह रहा हूं आपसे। मैं दोबारा कह रहा हूं, बहुत पछताएंगे। ये कहते हुए जैसे ही कंचन अपनी चेयर से उठने लगा तो साहिल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे दोबारा उसी चेयर पर बैठा दिया। पहले तो तेरी जुबान अक्षत सर के सामने खुल नहीं रही थी, और अब तू इतने बड़े बड़े डायलॉग फेंक रहा है। देख भाई, अगर तू इन सब में शामिल है ना, तो तुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये केस अक्षत सर ने हैंडल किया है। साफ साफ बात बता रहा हूं मैं तुझे। अगर कुछ किया है ना तो कबूल कर ले, क्योंकि अक्षत सर को जितना टाइम लगेगा ये केस सॉल्व करने में, वे उतना ही तुझे मारेंगे और तेरी इज्जत उतरेगी वो अलग। इससे अच्छा तो यही होगा ना कि चुपचाप बता दे कि कहाँ है तेरी बीवी की लाश। साहिल ने कंचन को देखते हुए कहा। हर किसी को आज़ादी है अपना काम करने की, और जब तक मैं मुजरिम साबित नहीं हो जाता तब तक आप लोग मुझे कोई काम करने से नहीं रोक सकते हैं। इसलिए मुझे मेरा फ़ोन दीजिए और मेरे वकील से बात कराए। ये कहते हुए कंचन की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा धीमी थी। वो साहिल से काफ़ी ज़्यादा पोलाइट तरीके से बात कर रहा था। मेरे पास नहीं है तेरा फ़ोन, साहिल ने कंचन को देखते हुए कहा। तभी कंचन को याद आया कि जब वह वॉशरूम में था तब उसके ऊपर खून गिर गया था। तभी उसका फ़ोन डर के मारे उस वॉशरूम में छूट गया था। मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे परमिशन दीजिए, क्योंकि बाहर खड़ा हुआ गार्ड मुझे जाने नहीं देगा, कंचन ने साहिल को देखते हुए कहा। भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वरना अगर तू दोषी नहीं भी है तब भी सारा इल्जाम तेरे ऊपर ही आएगा, समझ गया ना? साहिल ने कंचन को देखते हुए आगे कहा। जा खाली कर आ अपनी टंकी। साहिल ने कंचन को जाने का इशारा किया। कंचन साहिल से बहस नहीं करना चाहता था। वो चुपचाप वॉशरूम में चला गया, क्योंकि इस वक्त उसे अपना वो फोन ढूंढना था। कंचन ने जल्दी से वॉशरूम में जाकर सबसे पहले वॉशरूम का दरवाजा बंद किया। उसने यहाँ वहाँ देखा, उसका फोन कोने में पड़ा हुआ था, पर वहां पर अब कोई खून का निशान भी नहीं था। कंचन अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या मुझे कोई भ्रम हुआ था? यहां पर इतना खून था, लेकिन अब कुछ नहीं है। कंचन ने अपने आप से ये कहते हुए जल्दी से अपना फोन उठा लिया। कंचन ने फोन को ऑन करके देखा तो फोन अभी भी सही सलामत था। कंचन ने सबसे पहले वकील को फोन किया और उसने वकील को अपने केस की सारी कॉम्प्लिकेशन बता दी, जिस जगह उसे डाउट था।
हर चीज उसने अपने वकील को बता दी थी। अपने वकील से बात कर जैसे ही कंचन उस वॉशरूम से जाने लगा तो उसे आभा का ख्याल आया, और उसका ख्याल आते ही उसके कदम वहीं रुक गए। कंचन को आभा की भी बहुत फिक्र हो रही थी। कंचन ने एक लंबी सांस ली और आभा को फोन कर ही लिया, लेकिन दूसरी तरफ से कंचन को आभा की डरी हुई आवाज सुनाई दी। ही लो कंचन। आभा कंचन का नाम भी बहुत धीमी आवाज में और बहुत मुश्किल से ले पा रही थी। आभा, क्या हुआ है तुम्हें? क्या सब ठीक है? और तुम इतना डर क्यों रही हो? क्या बात है आभा? कंचन भी आभा की आवाज को इतना डरा हुआ महसूस कर काफी ज्यादा नर्वस हो गया था। उसने आज तक आभा को हमेशा स्ट्रांग ही देखा था। आभा, बोलो ना, क्या बात है? जल्दी बोलो। मैं वॉशरूम में तुमसे बात कर रहा हूं, पुलिस है बाहर, मुझे जल्दी से बाहर जाना है। मैंने वकील को फोन कर दिया है, वो रास्ते में है। क्या हुआ है तुम्हें? बोलो, किस वजह से डर रही हो? मैं इन्वेस्टिगेशन रूम में हूं। आभा, ज्यादा बात नहीं कर सकता, कुछ तो बोलो। हेलो आभा, हेलो। क्या तुम सुन रही हो? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? कंचन कंचन। कंचन को आभा की दोबारा फिर उखड़ी हुई आवाज सुनाई दी। हाँ हाँ, बोलो ना। बोल रहा हूं मैं। क्या बात है? क्यों इतना डर रही हो तुम? तुम स्ट्रांग हो ना, और तुम डरो मत। पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ेगी मेरा, देखना तुम। सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ा मिलूंगा तुम्हें मैं, देखना तुम। कंचन आभा को लगातार हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। कंचन, मुझे लग रहा है कि हमारे घर में कोई है। मुझे लग रहा है कि इस घर में कोई मेरे पीछे लगा हुआ है। आभा ने बहुत मुश्किल से कंचन को अपनी बात बताई। कंचन के हाथ से मोबाइल लगभग छूट ही गया। तभी फोन के दूसरी तरफ अचानक दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज आई और आभा की चीख सुनाई दी। कंचन, बचाओ! लाइन कट गई। क्या वाकई आभा के घर में कोई मौजूद है, या ये सब कंचन को फंसाने के लिए नया खेल है? कमेंट करके जरूर बताइए। जानने के लिए जरूर देखिए अगले भाग में। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।